साथियों नमस्कार, मैं हूं सुनील ठाकुर और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पढ़ो भारत पर। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी पैडागोजी। और आपको पता है कि हिंदी पैडागोजी के आपके 15 सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। और 15 सवाल जो हैं आपको पता है वो पैसेज से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपने पैसेज की भी प्रैक्टिस करते रहना है और साथ में पैडागोजी हम जो है आपको कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। और लगाएंगे आज हमारा पहला मॉक टेस्ट है हिंदी का, ठीक है। और आपको वीडियो में बने रहना है, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और आपके लिए जो नॉलेजेबल रहने वाली है। तो आपको लास्ट में क्या करना है, सिर्फ एक काम करना है, आपने कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका स्कोर कितना बनता है। आज के मॉक टेस्ट में हम 10 सवाल लगाने वाले हैं और इस प्रकार से हम जो है वो हिंदी के कम से कम 5 से 7 जो है वो मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो आपने आज का जो स्कोर है अपना, वो स्कोर कार्ड आपने जरूर से शेयर करना चाहिए। चलिए समय को व्यर्थ न करते हुए आज के इस सफ़र को हम शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो क्लास अच्छी भी लगेगी और आपसे अपेक्षा है कि अंत में आप अपना जो स्कोर भी बताएंगे। और वीडियो में किस चीज़ की जो है अभी कमी रह रही है, हालांकि हमारे पास उतने भी सोर्सेस नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा सा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं, तो आपका सहयोग हमारी पहचान। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भाषा अधिगम के संदर्भ में मातृभाषा का क्या महत्व है। 10 सवाल रहने वाले हैं और आपने अपना स्कोर कार्ड जरूर लास्ट में बताना है, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। भाषा अधिगम के संदर्भ में मातृभाषा का क्या महत्व है। तो यह केवल घर में उपयोगी होती है क्या। मातृभाषा केवल घर में होती नहीं, जब स्कूल में बच्चा जो है वो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज का यूज करता है वो जब विद्यालय जाता है। तो प्रेपरेटरी स्टेज पर भी जब बच्चा मतलब स्कूल जाता है, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा जब बच्चा ग्रहण करने विद्यालय में जाता है, तो उस समय वो अपनी मातृभाषा के द्वारा ही अपने विचारों को जो है एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो केवल घर में ही उपयोगी होती है, ये बिल्कुल गलत बात है। और कोठारी कमीशन आपको पता है इस बात की वकालत करता है कि सबसे पहले विद्यार्थी को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत जो है भाषा सिखाई जानी चाहिए, जिसमें पहले मदर टंग की बात की गई है, फिर इंडियन लैंग्वेज कोई भी, और फिर जो है फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये त्रिभाषा सूत्र जो है वकालत की बात करता है कौन, कोठारी कमीशन, ठीक है। तो ये केवल घर में उपयोगी है, बिल्कुल गलत बात है। यह सोचने और समझने की नींव होती है, चलो ठीक है कुछ हद तक। यह केवल प्रारंभिक कक्षाओं तक सीमित है, तो बिल्कुल नहीं, प्रारंभिक कक्षाओं तक सीमित है। और आपको मैं बता दूं कि जो मातृभाषा है इसके लिए कोई भी अधिगम की या औपचारिक अधिगम करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, नॉम चॉम्स्की इस की जो है प्रतिपादक, ठीक है। उनका मानना है कि भाषा अधिग्रहण यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए जो है बच्चा क्या करता है, जो उसकी मातृभाषा है, मदर टंग है, वो क्या करता है, वो स्वाभाविक रूप से सीख लेता है। लेकिन जो दूसरी भाषा बच्चा सीखता है, फॉर्मल लैंग्वेज सीखता है, उसको सीखने के लिए उसके लिए क्या है, प्रतिबंध हैं, या उसके लिए कह सकते हैं कि उसके लिए नियम कानून हैं, ठीक है। अगर किसी इंग्लिश जैसे दिल्ली स्कूल्स में हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे अगर कोई बच्चा हिंदी में, अगर इंग्लिश स्कूल है, ठीक है, टोटली सीबीएसई स्कूल है, तो वहाँ पे इंग्लिश का ही जो है फॉर्मली स्ट्रिक्टनेस रखी जाती है कि उसे इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि ये क्या होता है, केवल प्रारंभिक कक्षाओं तक ही सीमित होती है, ऐसे कहना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र जो है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें कि बच्चा जो है वो अधिगम क्या करता है, मातृभाषा को जो है वो अधिगम नहीं करता है, वह स्वाभाविक रूप से सीख जाता है, ठीक है।
बच्चा अगर अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी मुझे पानी दो, उसके लिए उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसे किसी पुस्तकीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से जो है वो उसे बोलता है और सीखता है। ठीक है, किसके जरिए? सामाजिक अंतःक्रिया के जरिए। ठीक है, वातावरण से या अपने परिवार से जो है बच्चा ये सीखता है। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखने हैं। यह अन्य भाषाएं सीखने में बाधा बनती है। आपको पता है जहां पर भी बाधा बनने की बात आएगी वो नेगेटिव होगा। ठीक है, बेशर्ता आपसे जो क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव अगर पूछा गया है तो आप कभी भी नेगेटिव आंसर जो है चूज नहीं कर सकते। ये सीडीपी का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये सभी उसमें आपको सभी सेक्शंस में ध्यान रखना है, चाहे सीडीपी हो, चाहे आपका हिंदी शिक्षण में हो, हिंदी पैडागोजी की बात कर ले। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखने हैं। अगर क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में पूछा है तो आंसर भी आपका नेगेटिव फॉर्म में जाएगा। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है। ये सोचने और समझने की नींव होती है। ये बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मातृभाषा क्या है? सोचने और समझने, यानी कि ये सोचने और समझने की नींव होती है, अंडरस्टैंड करने की और थिंकिंग करने की क्या है? बेस होती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसके करेक्ट जवाब हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन पे, हिंदी शिक्षण में संरचनात्मक दृष्टिकोण, हिंदी शिक्षण में संरचनात्मक दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से आपने बताना है। व्याकरणीय नियमों को रटना, बिल्कुल गलत बात। केवल लेखन कौशल का विकास, बिल्कुल गलत बात है। कठिन शब्दों का अभ्यास करना, कठिन शब्दों का अभ्यास करना, जी नहीं। कठिन शब्दों के अभ्यास द्वारा भी संरचनात्मक दृष्टिकोण का ये बिल्कुल भी मुख्य उद्देश्य नहीं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब। आगे बढ़ते हैं। हिंदी पाठ योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? हिंदी पाठ योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आपको पता है कि केवल, केवल वाला शब्द जहां पर आप 99% जो है वो ये ऑप्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, बशर्ते आपका क्वेश्चन, मैं फिर से कहूंगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव फॉर्म में अगर पूछा जाएगा तो आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव ही होना चाहिए। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, परीक्षा परिणाम घोषित करना, अवकाश की योजना बनाना। जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है। अब देखिए, परीक्षा परिणाम घोषित करना, पाठ योजना का प्रमुख उद्देश्य ये नहीं है, परीक्षा परिणाम ही घोषित नहीं करना है। ठीक है, और भी बच्चे का हम चहुमुखी विकास चाहते हैं, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। तो केवल परीक्षा परिणाम या केवल रटंत शिक्षा या फिर एग्जामिनेशन के द्वारा ही बच्चे का अवलोकन किया जा सकता है, तो ये गलत बात है। ठीक है, अवकाश की योजना बनाना, ये तो ऐसे ही ऑप्शन में वेट है। ये फिर आपका ऑप्शन नंबर ए ही बचता है, बी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी शिक्षण में सहपाठी अधिगम, हिंदी शिक्षण में सहपाठी अधिगम, पीयर लर्निंग का क्या लाभ है? पीयर लर्निंग का क्या लाभ है? छात्र एक दूसरे से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। केवल कमजोर छात्र लाभान्वित होते हैं, कमजोर छात्र लाभान्वित नहीं होते हैं। ये सहपाठी अधिगम का मतलब ही क्या हुआ? फिर जब बच्चा आपस में क्योंकि सभी बच्चों की जो क्षमताएं हैं ना वो विभिन्न विभिन्न होती हैं, ऑल आर नॉट इक्वल, है ना। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन देयर कैरेक्टर। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे में अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं, अपने अपने कौशल होते हैं। और पेयर में सिखाने का मतलब ही यही होता है कि अगर बच्चे में कोई अलग जो है किसी में लेखन कौशल होगा, किसी में डांस की स्किल होगी, किसी में सिंगिंग की स्किल होगी, कोई अच्छा भाषण बोलने वाला हो सकता है, कोई अच्छा लेखन कौशल में हो सकता है ना। तो इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है वो विभिन्न विभिन्न बच्चों को एक साथ बिठाया जाता है ताकि वो नॉलेज और स्किल्स का जो है वो आदान प्रदान कर पाए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। समय की बचत होती है, समय की बचत होती सहपाठी अधिगम से, जी नहीं, समय की बचत ये गलत है। ठीक है, शिक्षक का कार्य कम हो जाता है, शिक्षक का कार्य कम होना गलत बात है। तो ये तीनों क्या है?
गलत है। ऑप्शन नंबर एक ही हमारे पास ठीक बचता है कि छात्र एक दूसरे से सीखते हैं, जो कि हमारा पॉजिटिव आंसर भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, हिंदी शिक्षण में किस सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग भाषा अधिगम को रोचक बनाता है? हिंदी शिक्षण में किस सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग भाषा अधिगम को रोचक बनाता है? इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आपने कमेंट करना है। केवल पाठ्य पुस्तक, गलत बात। पुरानी कापियां, गलत बात। डंडा और मार, अगर बच्चे को आप डांटेंगे मारेंगे तो ये फिर बच्चे के विरोध में हो जाता है, और आपको पता है कि बच्चा भगवान है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन एक ही हमारे पास यहाँ पे बचता है। ऑप्शन नंबर एक जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर बच्चे को आपने क्या मानना है, भगवान मानना है। ठीक है, क्योंकि बच्चे के अनुसार ही सारा जो करिकुलम वो बनाया जाता है। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, जल्दी से आपने बताना है। छात्रों को दंड देना, गलत बात। नकारात्मक है ये, ठीक है। दंड देना क्या है, नकारात्मक शब्द है। केवल अंक प्रदान करना, तो फिर समग्र मूल्यांकन की बात ही क्या हो जाती है, सीसीई की हम बात करते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन, जिसे हम कहते हैं सीसीई। केवल अंक प्रदान करना, ये नकारात्मक। अभिभावकों को डराना, ये भी नकारात्मक बात। तो ऑप्शन एक ही हमारे पास ठीक बच जाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा अधिगम में श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल का क्या महत्व है? लिसनिंग स्किल का क्या महत्व है, जल्दी से आपने बताना है। यह बोलने की क्षमता बढ़ाता है, लिसनिंग स्किल। यह पढ़ने की क्षमता की क्षमता को बढ़ाता है, पढ़ने की क्षमता बढ़ाता है। यह लिखने की क्षमता को बढ़ाता है। ये गणित में मदद करता है। अब देख, ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है भैया कि आपको पहले तो क्रम पता होना चाहिए। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग है, राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग है, राइटिंग, ये आपने ध्यान में रखना है। इसे हम हिंदी में वो पाली, यानी सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ठीक है, पढ़ना और लिखना। ठीक है, ये चार कौशल है। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पे क्या पूछा था, भाषा अधिगम में श्रवण कौशल, मतलब श्रवण कौशल यानी श्रवण का मतलब क्या होता है, सुनना। ठीक है, श्रवण कौशल का क्या महत्व, अगर सुनेगा बच्चा, अगर बच्चा सुनेगा, लिसन करेगा तभी तो बोल पाएगा ना भैया, है ना। लिसन करेगा तो तभी तो बोल पाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके लिए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके लिए करेक्ट जवाब यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में रचनात्मक लेखन से क्या विकसित होता है? हिंदी भाषा शिक्षण में रचनात्मक लेखन से क्या विकसित होता है? केवल याद करने की क्षमता, गलत है। केवल परीक्षा पास करने की क्षमता, ये भी गलत है। केवल वर्तनी सुधार, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी एकमात्र हमारे पास पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि सही भी है। अभिव्यक्ति और कल्पना, रचनात्मक लेखन से क्या होती है, अभिव्यक्ति और कल्पनाशीलता का विकास होता है। नवीनतम, अगला प्रश्न है, नवीनतम हिंदी पाठ्यक्रम एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 में भाषा शिक्षण पर किस बात पर बल दिया गया? एनसीएफ 2023 किस बात की वकालत करता है? रटने पर, बिल्कुल नहीं। केवल व्याकरण पर, बिल्कुल नहीं। केवल लिखित परीक्षा पर, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी शिक्षण में कहानी विधि का मुख्य लाभ क्या है? कहानी विधि का मुख्य लाभ,
छात्र जल्दी ऊब जाते हैं, छात्र जल्दी ऊब जाते हैं मतलब छात्रों का इंटरेस्ट कम हो जाता है, नहीं, कहानी से छात्रों का इंटरेस्ट जो है बनता है, ठीक है। कहानी को अगर रोचक तरीके से पढ़ाया जाए तो बच्चा जो है अधिगम और भी सार्थक तरीके से ग्रहण कर पाता है, ठीक है। सक्रिय लर्निंग होती है इसमें। यह छात्रों को रुचि और समझ बढ़ाती है, ठीक है। समय की बर्बादी है, बिल्कुल गलत बात, छोटे बच्चों के लिए है ये। केवल 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 है तो भैया उड़ा दो, ठीक है। तो फिर ऑप्शन नंबर एक ही आपके पास बचता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपका फाइनल स्कोर क्या है, आपने जल्दी से मुझे अपना फाइनल स्कोर बताना है। ये रही आपकी उत्तर कुंजी, आप आंसर मिला सकते हैं और आपने बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। भारत हमेशा कहता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और आपको आज की जो ये क्लास है वो कैसी लगी और भविष्य में हम जो है किस प्रकार के कंटेंट आपके लिए लेके आए ये भी आपने बताना है। और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये आपने जरूर से बताना है। और इस वीडियो के लिए हमने लाइक का टारगेट रखा है, मात्र 50 लाइक ही। तो आप जो भी वीडियो देखेंगे, जहाँ से भी वीडियो देखेंगे, आपने लाइक जरूर करना है और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल में जिन्होंने सीटेट भरा है या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, हम बेसिक टू हाई जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय जो है अतिरिक्त हमें मिल सकता है, ठीक है। तो आने वाले सारे अपडेट्स जो हैं आपको पढ़ो भारत के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आपने हमें क्या करना है, फॉलो कर लेने। अगर फेसबुक पे हैं आप तो हमें फॉलो कर सकते हैं, पढ़ो भारत के नाम से ही हमारा चैनल है। और यूट्यूब पे आप जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि और बेल आइकन को जरूर से ऑन कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।